आधे देखने वाले थे related to RAM signal. तो सिग्नल है एक्सप्रेस फॉलोइंग सिग्नल in the form of test signal. सबको बोल दो उधर कि इधर आके ज्वाइन कर ले। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हर एक टाइम इंस्टेंट पे जो टाइम इंस्टेंट्स है तो कोई चेंज नहीं है, इसके बीच में टाइम इंस्टेंट है, टाइम इंस्टेंट्स कौन से हैं? टाइम इंस्टेंट्स वो हैं जिनपे चेंज हो रहा है, जिनके सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है। हम -5 को देखेंगे, इधर पहले डीसी, इधर रैम सिग्नल आया, इसकी स्लोप अगर देखते हैं इट इज 4, ये 1 है और हाइट इसकी कितनी है 3, स्लोप होती है m is equals to y by x, vertical 3x1, इसकी स्लोप हो गई 3, this is positive less than 90, so this positive slope increasing। ये देखो इसको, देखो इसको कैसे देखोगे, इस वाले सिग्नल को अगर तुम्हें ऐसे देखने में परेशानी हो रही है, स्लोप ऐसे निकालते हैं y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसकी कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, -2, -3
और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -4,3। इस वाली लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना है नॉर्मली, एक को 1 मान ले, एक को 2 मान लो, y2 minus y1 3 plus 3 upon x2 minus x1 minus 4 plus 2 6 minus 2 minus 3, इसकी स्लोप होगी -3। फिर इस वाली की स्लोप देख लो 0,3 y2 minus y1 3 plus 3 divided by 0 plus 2 6 by 2 is equals to 3, इसकी स्लोप हो गई +3। इस वाले की स्लोप देखो 1,0 3 minus 0 divided by 0 minus 1 -3, इसकी स्लोप देखो ये बोल्डेड हो गया 2,2 नीचे देखो 2 minus 0 divided by 2 minus 1 2 by 1 is equals to 2, इसकी स्लोप हो गई +2। देखो -3.5, 0 2 minus 0 divided by 2 plus 3.5, इसकी स्लोप हो गई 2 by 2 minus 0 2 plus 3.5, इसकी स्लोप हो गई 2 divided by 5.5, 5.5 कैसे लिख सकते हैं 11 into 2, ये हो गया 4 divided by 11, ये स्लोप होगी। इस वाले में देखते हैं 4.5, 0 इसे गलत हो +1 3.5 -1 3.5 -1 2 plus 1 divided by 2 minus 3.5, 3 divided by -1.5 minus 3 by 2, slope हो गई -2। इसको देखो ये है 4.5, 2 2 plus 1 3 4.5 minus 3.5 1, इसकी स्लोप हो गई +8 3, 2 plus 1 3, 4.5 minus 3.5 is 1, और इसकी स्लोप ये हो गया 5,0, इसकी स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं इस वाले पॉइंट से x ये y, x है 0.5, ये है 2, so 2 divided by 0.5 is equals to 4, इसकी स्लोप हो गई -4। किसी भी स्लॉट्स में डाउन हो तो मेरे को बताओ। हर एक पॉइंट पे स्लॉप्स कैलकुलेट कर लो y2 minus y1 upon x2 minus x1, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स लो और स्लॉप्स कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, हर एक पॉइंट की स्लोप अपने पास आ गई। इसके बाद हम टाइम इंस्टेंट्स देखते हैं। स्टैक टाइम इंस्टेंट्स कौन कौन से हैं जहां पर स्लोप चेंज हो रही है? -5 सर -4 सर 3.5 से लेकर 4.5 वाली स्लोप एक लाइन नहीं है, 2 लाइन हो गई। एक ही लाइन है ना? नहीं सर, हाँ ये एक ही लाइन है ना? नहीं सर, 4 पर वो स्लोप चेंज हो रही है। हाँ 4 पर 3.5 से 4 तक स्लोप अलग है, 4 से 4.5 से स्लोप अलग है। क्या कह रहे हो तुम, ये बताओ। सर ये 4 पे कट कर रही है कि लाइन? दिख नहीं रही थी लाइन? नहीं, 3.5 से लेकर 4.5 वाली अब दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। ठीक, देखो टाइम इंस्टेंट्स कौन कौन से हैं? जहां जहां स्लोप चेंज होगा, स्लोप कहां चेंज हो रहा है? 0 से +3 गया 5 पर, 4 पर देखो +3 से -3, 3 पर देखो -3 था, तो ये टाइम इंस्टेंट नहीं है। 2 पर देखो, -2 पर देखो माइनस, इसका स्लोप कहां गया है? अच्छा ये -3 से +3, अगर -2 पर देखो तो -3 से +3, देन -1 में देखोगे तो इधर भी +3 है, इधर भी +3 है। 0 पर देखो +3 से -3, देन 1 पर देखो, 1 पे -3 से +2, so 1 will be there, then 2 पे +2 से -2, फिर 3 पे कोई स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, 3.5 पर चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? -2 से +3, देन 4 पर देखो, 4 पर कोई स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, देन 4.5 पर देखो, यस, +3 से -4, सर 4 पे भी तो होगा। 5 पर चेंज हो रहा है, 0। इधर स्लोप है, इधर 0 है, तो 5 भी इधर 0 है। देखो इसमें कोई दिक्कत होगी? सर कौन सा? सर कौन से 4 पे वाले भी में तो होगा। दिक्कत है? 4? सर 3.5 से 4 में 1 बढ़ रहा है और 4 से 4 पॉइंट में 2 बढ़ रहा है, तो वो स्लोप अलग अलग नहीं होंगे? नहीं नहीं, ये 4 वाली लाइन देखो, ये है ना 4, इट इज 4। टाइम इंस्टेंट इसको मानते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ये है 4 यहाँ। पर सर जो लाइन एक्स एक्सिस में कट कर रहा है ना, ये 4 है। लाइन जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है सर यहाँ पे 4 है। ये 4 है, ये 4। सर फिर 3.5 से 4 में 1 बढ़ रहा है। 3.5 से 4 में कहां बढ़ रहा है? सर 1 नहीं बढ़ रहा। 3.5 पे चेंज हो रहा है स्लोप, देखो स्लोप 3.5 पे चेंज हो रहा है। 4 के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, 4 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप इज +3, 4 के जस्ट राइट हैंड साइड में स्लोप देखोगे तो भी +3, चेंज नहीं है। सर नहीं, सर चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ सर। 3.5 से 4 में 1 बढ़ रहा है। 3.5 में -1 वैल्यू थी, 4 में 0 है। 0 कहां है 4 में वैल्यू? तुम एम्पलीट्यूड नहीं देखना है बेटा तुमको, अभी क्या देख रहे हैं? सिर्फ स्लोप, सिर्फ स्लोप की वैल्यू देख रहे हो। लाइन अलग अलग नहीं है सर। देखिए ना, 3.5 से 4 में 1 बढ़ रहा है और 4 से 4.5 में 2 बढ़ रहा है, तो स्लोप अलग अलग नहीं हो जाएगा? बेटा स्लोप हमने कैलकुलेट की ना सबसे पहले y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, ठीक है? सर मतलब जैसे ही हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हर एक लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर लो। टाइम इंस्टेंट पे चेक करो कहां कहां स्लोप चेंज हो रही है, उसके बाद तुम ये भूल जाओ कि क्या स्लोप कहां पर चेंज हो रही है। देखो अभी देखो ये 3 है, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबके ऊपर एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स बना देते हैं।
सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, इसका मतलब ये सब टाइम इंस्टेंट्स ऐसा है नहीं है, क्योंकि स्लोप है तो एम्पलीट्यूड तो चेंज होंगे, बट स्लोप क्या रहेगा, हमेशा -2 रहेगा। ये वाली लाइन है, इसका स्लोप +3 है, तो इस पूरी लाइन में कहीं भी टाइम इंस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो स्लोप लाइन का कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्लोप कहाँ चेंज हो रहा है लाइन का, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ये पॉइंट हमने कौन सा लिया है, 3.5 यहाँ ले लिया है। फिर इस लाइन पे गए, यहाँ से यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ये वाला पॉइंट हमने क्या लिया है, 4.5 लिया है। फिर यहाँ से गए, यहाँ पे फिर ये डीसी हो गया सिग्नल, यानी कि स्लोप चेंज हुआ है, तो ये 5 वाला पॉइंट हमने ले लिया। सर अब आया समझ में? सर फिर ये लाइन 4 से पास नहीं होगी ना? सर फिर ये लाइन 4 से पास कैसे हो पाएगी? यार कोई भी लाइन कहीं से पास हो जाए, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट नहीं है ना, वो कैसे भी पास हो जाए, कहीं पास हो जाए, तुम्हें दिक्कत, तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें इन दो कोऑर्डिनेट से मतलब है बस। ओके सर। तुम्हें इन दो कोऑर्डिनेट से मतलब है। जब मैंने आइडेंटिफाई करके बताया है कि ये टाइम कहां पर स्लोप चेंज 2.5 पे हो रही है, तुमने 4.5 लिख देना है। तुम -1 पे चेंज, ये 3.5 पे चेंज हो रही है, तो तुमने 3.5 लिख देना है। मैं आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ कि जो पॉइंट किससे जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है वो आइडेंटिफाई होगा। क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि स्लोप कहाँ चेंज हो रहा है, ये दिखेगा आपको ऐसे लाइन करके। मैं आइडेंटिफाई करूंगा, लोकेट करूंगा लाइन को। तुम्हें फिर बाद में बाकी चीजें नहीं दिखनी है कि इस लाइन का स्लोप अगर यहाँ है तो ये कहाँ कट करेगी, कहाँ कट नहीं करेगी, तुम्हें उस मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। तुमने लाइन की सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करनी है, टाइम इंस्टेंट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। समझ में आया? यस सर। अब देखो ये हमारे पास टाइम इंस्टेंट्स हैं। अब जैसे हमने उसमें किया था यूनिट स्टेप में, ऐसे ही कर देंगे। r t + 5, इसको क्या लिखेंगे, r t + 5, r t + 4, r t + 2, r t -1, r t -3.5, r t -4.5, r t -5। ठीक है, 0 से +3 का इंक्रीमेंट हुआ तो +3, +3 से -3 पे पहुंचा -6, -3 से +3 पे इंक्रीमेंट हुआ कहां पर, 2 पर, -3 से +3 2 पर हुआ +6। 1 पर कोई चेंज नहीं है, 0 पर, +3 से -3 -6, 2 पर +2 से -2, 2 पर, 1 पर -3 से +2, -3 +2 कितना चेंज हुआ, 2 + 3 5, +5, +2 से -2 -4, 2 रहेगा क्या, r -2, +2 से 2 पर कितना चेंज हो रहा है, +2 से -2 -4, 3.5 पर -2 से +3 यानी कि +5, 4.5 पर कितना चेंज हो रहा है, 4 से -4 -7, सॉरी -7, -4 से 0 +4। दिस इज द फंक्शन है। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले जो जो टाइम इंस्टेंट्स हैं उनको इसकी फॉर्म में लिखना है, rt + 5, -4 है तो rt + 4, -2 है तो rt + 2, 0 है तो rt + rt -1, rt -2, rt -3.5, -4.5, -5। उसके बाद जो जो स्लोप पे चेंज हो रहा है, जैसे वहां पर स्टेप में चेंज हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर स्लोप में चेंज हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, जहां जहां चेंज हो रहा है, सपोज ये +0 से +3 चेंज हो रहा है इस टाइम इंस्टेंट पे, इट इज -5, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कितना चेंज हो रहा है, +3, +3 से -3 चेंज हो रहा है तो -6, -3 से +3 चेंज हो रहा है +6, +3 से -3 -6, -3 से 2 +5,
2 से -2 -4 -2 से +3 +5 +3 से -4 -7 -4 से 0 +4। ये आपका नॉर्मल सिग्नल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, इस सिग्नल को इस तरह देखिए, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां से ये एंड, इससे इस पूरे पूरे टाइम इंस्टेंट से पहले सिग्नल की वैल्यू स्लोप कितनी थी? 0। इस पूरे सिग्नल के बाद स्लोप कितनी है? 0। इन सब का एडिशन भी 0 आना चाहिए। देखो जरा, आ रहा है नहीं आ रहा? +3 -6 -3 +6 +3 +3 -6 -3 +5 +2 -4 -2 +5 3 -7 -4 -4 +4 0 0 आ गया। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, सबका आप सम करेंगे तो वो 0 आएगा। ये चेक करने का तरीका है कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, सो एनी रैंप सिग्नल, इसमें लिखिए एनी सिग्नल विद स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रैंप सिग्नल। Any signal with slope can be represented as ramp signal. Similarly, any signal with step can be represented as unit step signal. Any signal with step can be represented as unit step signal. हमने यूनिट स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल को देख लिया है। अब आते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग सिग्नल पे, दैट इज कॉल्ड इंपल्स सिग्नल। दैट इज कॉल्ड इंपल्स सिग्नल, डेल्टा टी। Delta t presents as a tends to 0 for ft. In ft, when a tends to 0, अगर a tends to 0 होगा, ये बिट है a की, अगर ये 0 होगी 1/a infinite पहुंच जाएगा। Amplitude of the signal is enormous. Area of the signal is 1. A है, ये 1/a है, area is 1, so it is represented as
अब इस सिग्नल को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो, जैसे मैं e को कुछ वैल्यू दे देता हूँ तो समझ में आएगा। सपोज कि मैं माइनस दे दूं, ये कितना है 4 और यहाँ पे मैं लिखूँ 1/4, एरिया इज 1। अब सपोज मैं ये बिट को कम करना चाह रहा हूँ, अब मैं बिट को कम करता हूँ तो ये आ जाएगा -1 to 1। एरिया अगर कांस्टेंट रखेंगे तो ये 2 है, मुझे 4 करने के लिए इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा 0.25 है। अब ये अगर 2 है, मुझे एरिया 1 रखना है तो मुझे इसे कहाँ ले जाना पड़ेगा, ये 0.25 था, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा 0.5। ऐसे देखो, अगर ये -1 to 1 करता हूँ तो ये चला जाएगा 0.5। अगर मैं इसको और कम करता हूँ, सपोज मैं इसको 0.5 से 0.5 करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। जैसे जैसे बिट कम होती जाएगी, एरिया इसका भी 1 है, एरिया इसका भी 1 है, जैसे जैसे बिट कम होती जाएगी सिग्नल की, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 0 पे लेके जाऊं, 0.25 से भी कम 0.00000, जो एरिया 1 करना होगा ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, है ना, 1/a करना होगा, एरिया कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पे। तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक इनॉर्मस पल्स जनरेट होगी, और वो पल्स कहाँ पर जनरेट होगी 0 पर, हमेशा कहाँ पर 0 पर। इसीलिए ये हम क्या बताते हैं, इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलते। ये सिग्नल होता है 1, it is not the amplitude of the del t. Amplitude of del t is enormous. Ideally, del t is enormous. Ideally, it is infinite. So at the time 0, enormous energy will there. ठीक है, 0 पर क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी होगी, तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जैसे स्ट्राइकिंग का टाइम हो गया, तो स्पार्क हो गया, तो स्पार्क भी बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, बट उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है कि वो कुछ बड़ी आग लगा दे, जैसे आपके घर में लाइटर होता है ना, या आप किसी को पंच करो इस तरह, तो जो टाइम स्ट्राइकिंग टाइम है वो बहुत कम है, बट इसमें पंच में एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हम इस तरह के सिग्नल्स को इंपल्स सिग्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपल्स। तो जो लाइटनिंग होती है उसको भी इंपल्स की एक तरह से ट्रीट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ऐसे ही हमने माइक्रोवेव के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स होती है उसको अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप किसी पे डालते हो बहुत सारी पावर के साथ, कुछ नैनो सेकेंड्स, कुछ मिली सेकेंड्स के और माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तो वो लाइटनिंग जैसा ही काम करती है, और उसको बोलते हैं हम ई बॉम्ब। बहुत सारे बॉम्ब सुने होंगे आपने, और ये नया बॉम्ब है, दैट इज कॉल्ड ई बॉम्ब। ई मार्केट, ई मेल, ऐसे ही ई बॉम्ब। ई बॉम्ब मीन्स आपको ऐसा बॉम्ब जो आपके लिए एक पल्स जनरेट करेगा, माइक्रोवेव पल्स, और उसके बाद ये माइक्रोवेव पल्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी भी जगह, किसी भी एरिया में स्ट्राइक करेगी, और उस पल्स की वजह से, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी जैसे कि बिजली गिरी हो, और उस टाइम पे जितने सारे के सारे इक्विपमेंट्स होंगे वो सारे बस्ट हो जाएंगे, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर पाएगा।
ये पल्स जनरेट करते हैं हम, कोई भी उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। सही है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे टी का आप रिवर्स कैलकुलेट कीजिए, ये 0 पर है, रिवर्स क्या रहेगा इसका, डेल टी ही हमेशा। सो डेल टी का रिवर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस टी। स्केलिंग के लिए क्या करते हैं, स्केलिंग देखते हैं, स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ डेल टी बाई बी या डेल बी टी, जो भी स्केलिंग फैक्टर होता है वो 1 बाई बी में आ जाता है। क्यों? एरिया कितना है, 1। सपोज ये डेल का सिग्नल है और मैं इसमें क्या करूं, डेल बीटी करूं, डेल बीटी। डेल बीटी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी टाइम इंस्टेंट्स हैं उनको बी से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ जो भी टाइम इंस्टेंट्स हैं उनको बी से डिवाइड करता हूँ, माइनस ए बाई टू बी, माइनस ए बाई टू बी, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बाई ए। क्या मिलेगा, 1 बाई ए। इसकी वेट कितनी हो गई अब, 2a बाई 2b, यानी कि a बाई b। वेट कितनी हो गई, a बाई b, और लेंथ कितनी है, 1 बाई a। एरिया कितना हो गया, 1 बाई b। ये जो एरिया 1 बाई b निकल के आया है, इट इज एरिया, यानी कि ये एरिया फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको एरिया 1 करना है, आपको एरिया 1 करना है तो b से मल्टीप्लाई करना होगा सिग्नल। तो एरिया 1 करना है तो b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेल टी में अगर आप तब जाके सिग्नल क्या बनेगा, डेल टी बनेगा। अगर आप डेल बीटी कैलकुलेट करते हैं तो ये डेल बीटी है ये, और आप इसमें b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाता है डेल टी, और डेल बीटी क्या हो जाएगा, 1 बाई बी डेल टी। और मोड क्यों आया, मोड इसलिए आया क्योंकि ये b प्लस भी हो सकता है, b माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मोड लगाया है कि वो पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। तो मॉड माइनस बी इज इक्वल्स टू बी, मॉड प्लस बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट वैल्यू पे मोड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो एज इट इज रहेगा पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई? तो 2 पॉइंट्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन अमंग टेस्ट सिग्नल्स। रिलेशन अमंग टेस्ट सिग्नल्स। d by dt rt is equals to ut, d by dt ut is equals to del t, double derivative of rt is equals to del t।
ये रिलेशन है। अगर आप रैंप सिग्नल का डेरिवेटिव करोगे तो आपको स्टेप सिग्नल मिल जाएगा, स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव करोगे तो आपको इंपल्स सिग्नल मिल जाएगा, अगर आप डबल डेरिवेटिव करोगे रैंप सिग्नल का तो आपको फिर इंपल्स सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि इनवर्स ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स होते हैं। तो अगर आप डेल टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको स्टेप सिग्नल मिल जाएगा, अगर आप स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको रैंप सिग्नल मिल जाएगा, अगर आप इसका डबल इंटीग्रेशन कर देते हो तो भी आपको रैंप सिग्नल मिल जाएगा। तो ये रिलेशन है, या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रैंप से रिलेटेड से डेल्टी से रिलेटेड एक और चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट, बोनस। अगर मैं किसी भी सिग्नल की एफ टी, अगर कोई भी सिग्नल है एक्स वाई जेड और मैं इस सिग्नल को डेल टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई भी सिग्नल है और मैं इस सिग्नल को डेल टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे देखते हैं, जीरो के इधर सब जीरो, जीरो के इधर सब जीरो, सब जीरो है ना, एवरीथिंग इज जीरो, राइट हैंड साइड टू द जीरो। इस सिग्नल में जीरो की आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? जीरो। बट यहाँ पर क्या सिग्नल है? ये इनॉर्मस पल्स है, इस इनॉर्मस पल्स को आप ये क्या वैल्यू है? ये वैल्यू क्या है? इस वैल्यू को मैं बोलूंगा एफ जीरो, एफ की वैल्यू जीरो पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ जीरो, एफ जीरो है और ये क्या है? डेल टी है, ये एक्चुअली क्या है? डेल टी है। इस सिग्नल को हम कैसे लिखेंगे? एफ जीरो इंटू डेल टी। ये खाली एफ जीरो नहीं लिखना है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जीरो पर सपोज इसकी वैल्यू टू थी तो आप इक्वल टू टू नहीं कर सकते, इसको आप इक्वल टू टू नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि जो एम्पलीट्यूड है इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट है जीरो पर। इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड के सिग्नल को अगर आप इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को आप नहीं लिख सकते, आप इसको कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट डेल टी। So this is the correct explanation. This is the correct explanation. और अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग कर देता हूँ, suppose एफ टी is multiplied by del t minus a. एफ टी is multiplied by t minus a. तो suppose ये a है और यहाँ पर कोई इम्पल्स है, ये इम्पल्स a पर, हमने del t को क्या किया? शिफ्ट कर दिया and it is del t minus a. इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे सपोज 4 है, ये है ना, a के इधर जो भी चीजें हैं वो जीरो, a के राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें हैं वो जीरो। इस सिग्नल को जो मल्टीप्लाई करोगे आप सब जीरो हो जाएगा एक्सेप्ट एट a, बिकॉज टाइम इंस्टेंट क्या है? a है इसमें, a सिर्फ a टाइम इंस्टेंट पे ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा। कैसे लिखेंगे? जो f की वैल्यू a पर है इसको कैसे लिखेंगे? f a। क्या वैल्यू है ये? f a। तो ये क्या वैल्यू है? ये वाला सिग्नल कौन सा है? डेल t माइनस a। इसको कैसे लिखेंगे? एफ टी इज इक्वल्स टू एफ ए, इट इज एफ ए डेल t माइनस a। दोनों चीजें याद रखें। ठीक है,
किसी को कोई डाउट है अभी तक मुझसे पूछो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं एक दो सीरीज। ये बताओ तुम लोग जो ड्राइव पे मैंने चीजें सेव की है वो देख पा रहे हो? Find the value of cos t del t minus pi. Find the value of cos t del t minus pi. F t into del t minus a is equals to f a del t minus a. So for f is cos pi del t minus pi. Cos pi की value -1 into del t minus pi is equals to minus del t minus pi. This is answer. ये -1 कैसे हुआ? ये -पाई कैसे हुआ? ये 0, ये π/2, यानी कि इसका एंगल कितना 90 डिग्री, इसका एंगल कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई। ये 70 डिग्री। 3π/2 and it is 2π। सही है। अगर आपका एंगल जो है t minus पाई है, इट इज a s t c, द t minus पाई है, पाई से पहले है तो सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, और इसमें सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होगा? नेगेटिव। तो t minus पाई, और ये इससे पहले जस्ट cos पाई जो है ऐसे ले लेंगे। इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें, पाई अगर 0 ले, पाई प्लस 0 ले तो भी tan है, पाई माइनस 0 ले तो साइन है। cos पाई क्या आएगा हमारा? cos 180 डिग्री प्लस 0, 180 डिग्री प्लस 0 इज cos 0 माइनस cos 0। इस वाले उस वाले क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। इस तरह देखते हैं। अगर किसी को देखना नहीं आता है तो इस तरह आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी काम आने वाला है। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना। किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो पूछते रहना। आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, फिर बोलोगे वो मुझे समझ नहीं आया था। आगे हम तभी पढ़ेंगे जब यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी एल टी डी टी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी एल टी डी टी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जीरो। एफ टी डेल टी क्या लिख सकते हैं? एफ जीरो डेल टी डी टी। एफ जीरो इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। एफ जीरो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी डी टी, और ये क्या बनता है? इट इज एरिया, एरिया ऑफ द सिग्नल। एरिया ऑफ द सिग्नल इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी माइनस टी से लेके प्लस टी के बीच में जो कुछ भी है
उसको सम अप कर दो तो वो क्या बन के आता है, एरिया। इंटीग्रेशन इज सम, सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो कुछ भी सिग्नल में है उसको सम कर दो तो वो क्या निकल के आता है, एरिया। तो किसी सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी डी होता है, इट इज द एरिया ऑफ द सिग्नल। ठीक है, यहाँ एरिया कितना है एफ टी का, ये डेल टी का 1, सो आंसर विल बी एफ 0। ये क्या बन जाएगा आपका 1, एरिया ऑफ द डेल टी इज 1, सो ये 1 बन जाएगा, इट इज f0 into 1, f0 इज आंसर। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको बुक में बहुत मुश्किल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। Evaluate minus infinity to infinity sine 3 pi by 2 t minus 2 upon t square by 4 into gt t, where where gt is limit e tends to 0 at t, where gt is e tends to 0 at t। यहाँ पे दिख रहा है इसका एरिया कितना है 1, अगर हम e tends to 0 करेंगे तो ये कम होता जाएगा और ये इनफाइनाइट में पहुंचेगा, तो gt is nothing but del t, gt is nothing but del t। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि del t की फॉर्म में है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे a tends to 0 करेंगे अगर, तो ये कहां पर मर्ज होगा, इसके बीच में। अगर a tends to 0 करता हूं तो ये कहां पे मर्ज होगा 1 पे। ये कौन सा सिग्नल हुआ, एक तरीके से इंपल्स कहां आएगी, इसके बीच में नहीं आएगी, जहां a tends to 0 करोगे आप, a tends to 0 करोगे तो ये कहां जाएगा 1 पे जाएगा, तो सिग्नल क्या होगा ये 1, it will be del t minus 1, so gt is nothing but del t minus 1। ये चीज समझ में आई, कैसे निकालेंगे, बीच में जा रहा है, कहां जा रहा है, a tends to 0 बता रहा है ना, इस वाले इंस्टेंस में a tends to 0 करके देखो, a tends to 0 करने पे कहां जा रहा है, जैसे वो माइनस a by 2 था, a tends to 0 करोगे तो कहां जा रहा है, वो 0 पर, 0 हो रही है ना वैल्यू, इंपल्स कहां मिलेगी आपको 0 पर मिलेगी। इसी तरह 1 प्लस a में a है, इसमें भी a है, a 0 करोगे तो आपको इंपल्स कहां मिलेगी 1 पर मिलेगी। दिस सिग्नल इज नथिंग बट del t minus 1। अब ये क्लियर हो गया है, ये सिग्नल कौन सा है, del t minus 1। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस, सर एक बार और बताना del t minus 1 कैसा है सर, सर एक बार और बताना del t minus 1 क्या हुआ है, वो कह रहा है gt is equals to limit a tends to 0 at t है,
एफ 0 करोगे तो ये सिग्नल कहां पर कन्वर्ज हो रहा है, ये वन है और ये 1 प्लस ए है, ए को 0 करोगे तो ये कहां पे आ जाएगी, ये वाली चीज हटके ए पे आ जाएगी, ए पे आएगी तो ये वाली वैल्यू कहां जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। तो 1 पर वैल्यू कितनी जा रही है, इनफाइनाइट, और एरिया हमेशा कितना रहेगा 1, तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा 1, और ये डेल टी तो हमेशा 0 पर होता है, तो कितना शिफ्ट हुआ 1 शिफ्ट हुआ, किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुआ मतलब डिले हुआ, डिले मतलब माइनस, तो ये हो गया हमारा डेल टी माइनस 1। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f1 डेल टी माइनस 1 dt, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी f1, f1 रख लो यहाँ पर, t इक्वल्स टू 1 रख लो, t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो sin 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, है ना, दी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 5, sin 3 पाई बाय 2 minus 1, sin minus something is minus, minus minus plus, value is 1 by 5 and it is answer। इंटीग्रेशन सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर एक लाइन में। कोई अगर मुझसे कहे कि अगर मैं डेल टी का डिफरेंशिएट करूं तो क्या होना है, डेल टी इज द एरिया, एक तरीके से दिस इज नथिंग बट एरिया, एरिया का डिफरेंशिएशन हो सकता है। सो हम अगर d by dt डेल टी लिखे तो वो क्या है, d by dt डेल टी इज कॉल्ड डेल डैश t, it is known as unit doublet function। Del dash t is unit doublet function। ठीक है, del dash t is not 0, अगर ये 1 होता खाली, अगर ये एम्पलीट्यूड होता, अगर एम्पलीट्यूड का आप डेरिवेशन करोगे तो वो 0 होना चाहिए, बट ये 0 नहीं है। del dash t is not 0 at t is equals to 0, at t is equals to 0 because del 0 is infinite, because del जो वैल्यू है, एक्चुअली del 0 को 1 लिखते हैं, अगर आप एम्पलीट्यूड लिखोगे तो 1 लिखोगे, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ del t at t is equals to 0 is enormous, is enormous and not constant। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, बट डेल टी के केस में हम ये मानते हैं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं है, इनॉर्मस है, टाइम पीरियड के साथ वेरी कर रहा होगा, बट टाइम इतना मिल ही नहीं रहा है कि वो वेरी हो पाए। तो ये एक एक्चुअली कंट्रोवर्शियल चीज है, ये कन्वेंशन है जिसको हम मान के चलते हैं कि डेल टी जो है डेरिवेटिव उसका 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। तो क्या बोलेंगे, यूनिट डबलेट फंक्शन, इसको हम बोलेंगे यूनिट डबलेट फंक्शन।